नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सासू माँ मैं बहू हूँ कि चलता फिरता रसोई घर। सुलोचना देवी सुबह सुबह बहू के कमरे में आई। अरे बहू, ये क्या, कहीं जाने की तैयारी हो रही है क्या? रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ जी। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है तो सोचा मंदिर चली जाऊं, भगवान का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करूं। सुलोचना देवी आंखें चौड़ी करते हुए ऊंची आवाज में बोली, मंदिर मंदिर वंदिर जाना इतना जरूरी है क्या? तेरी पांचों नंदे तो खुद एक चलता फिरता मंदिर हैं। घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियां, उनका आशीर्वाद ले ले, वही काफ़ी है तेरे लिए। देख बेटा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मंदिर से भी बढ़कर होता है। क्या ज़रूरी है वहाँ जाकर घंटा बजाना? जब घर में पांचों बेटियां और उनकी माँ मिलकर तेरा जन्मदिन धूमधाम से मना रही हैं। आखिर हमारी बहू का ससुराल में पहला जन्मदिन है। देख, मैं पूरे घर को फूलों, झालर, गुब्बारों से सजवा रही हूँ, सिर्फ तेरे लिए। कोई सास ऐसे करती है भला? बहू तो सास के लिए पानी तक नहीं पूछती, और मैं तेरे लिए पूरा महफिल सजा रही हूँ। ये कोई मामूली बात है क्या? मगर माँ जी, सुलोचना देवी बीच में बात काटते हुए, कोई अगर मगर नहीं बहू, तेरी पांचों नंदे आ रही हूँ। सीता, गीता, मीता, रीता और नीता सभी तुझसे मिलने और तेरा जन्मदिन मनाने के लिए आ रही हैं। अब तू चुपचाप खाने की तैयारी कर। उन्हें गर्मा गर्म पकवान चाहिए, पूरी, कचौरी, जलेबी, पनीर, रसगुल्ले। रागनी चौंकते हुए, जी, लेकिन मैं अकेली इतना सब कैसे बनाऊंगी? सुलोचना देवी माथे पर हाथ मारते हुए बोली, हाय राम, हमने तो सोचा था रागनी हमारे घर की लक्ष्मी है, लेकिन यहाँ तो ये बहू खुद को रानी समझ बैठी है। चल चल, अब ज़्यादा सवाल नहीं, जा रसोई में लग जा। हम सब इतना कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। कौन सी सास बहू का जन्मदिन मनाती हैं? रागनी ने धीरे से राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, शायद वो कुछ कहे, शायद कहे। वह बोला, माँ, बस 1 घंटे के लिए हमें जाने दो। पर राघव अपनी माँ की घुरती निगाहों में जैसे ठंडा पड़ गया। सुलोचना जी कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, राघव बेटा, आजकल तो तू बहू की हर बात में हाँ मिलाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीबी के आते ही माँ की बातें छोटी लगने लगी हैं? देख, दुनिया क्या कहेगी, पिता के जाते ही बेटा बदल गया। राघव ने नजरें झुका ली। फिर राघव धीरे से मजबूर होकर, ठीक है रागनी, इस बार माँ के हिसाब से ही जन्मदिन मना लो। हम फिर कभी कहीं घूमने चलेंगे। नंदे आई नहीं कि रागनी तो सीधे चूल्हे की चौखट से चिपक गई, जैसे जन्मदिन नहीं, खाना परोसने की परीक्षा दे रही हो। आधे घंटे बाद बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ आती है। पांचों नंदे सज धज कर पहुंच गईं, जैसे कोई फैशन शो में आई हूँ। सुलोचना देवी उत्साहित होकर बोली, आ गई मेरी लाडो, अब तो घर में बाहर आ गई बहू। संभाल अपनी रसोई, और हम तो बेटियों के साथ सेल्फी लेने जा रही हैं। बेटियां नहीं मानो तूफान अंदर घुस आया हो। सीता की बेटी बोली, मामी जी, मुझे मैगी चाहिए, अभी झटपट वाली। गीता का बेटा, मामी मुझे पास्ता दो, चीज वाला। मीता की जुड़वा बेटी, और हमें चॉकलेट शेक और वो चटपटे कुरकुरे भी। पूरा घर अचानक हल्ले गुल्ले में डूब गया। खिलखिलाहट, शोर, चीख पुकार। सभी नंदे सोफे पर बैठी चाय के साथ गरम गरम समोसे का आनंद ले रही थी, और बच्चे दौड़ दौड़ कर रागनी को पुकार रहे थे, मामी जी, मामी जी। रागनी बस किचन में ही खो गई। रागनी कभी पास्ता उबालती, कभी दूध फेरती, कभी शेक बनाती। उसकी साड़ी का पल्लू बार बार कंधे से फिसलता, पर वो बुरी तरह व्यस्त थी। उधर हॉल में सीता कंधे उचकाते हुए बोली, मम्मी, मैं तो सीधा हड़बड़ी में ऑफिस से आ गई। कुछ लाने का टाइम ही नहीं मिला भाभी के लिए। गिफ्ट विफ्ट तो रह ही गया। सुलोचना देवी बोली बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, कोई बात नहीं बेटी। गीता थोड़ा रुक कर नाक चढ़ाते हुए बोली, माँ, मेरे पास एक साड़ी रखी थी जो मुश्किल से 2 बार पहनी होगी। वैसे तो मुझे पसंद नहीं थी, फिर सोचा भाभी के लिए अच्छा गिफ्ट हो जाएगा, यहीं उठा लाई।
सुलोचना जी हंसते हुए, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। बहू के लिए गिफ्ट भी हो गया, अलमारी की सफाई भी हो गई। रीता डींगे मारते हुए बोली, मम्मी मेरे पास तो इस वक्त 100 रुपये ही हैं, जल्दी में पूरे पैसे निकालना भूल गई। भाभी समझदार है बेटी, नाराज नहीं होगी। सुलोचना जी बोली, ठीक है। मीता फौरन आइडिया देती है, तो मम्मी क्यों ना हम पांचों बहनें मिलकर 100 रुपये जोड़ ले, टोटल 500 रुपये हो जाएंगे। भाभी को दे देंगे गिफ्ट के नाम पर। बहू का जन्मदिन नहीं, चंदा वसूली लग रही है। 100-200 में निपटाना भी एक कला है मेरी बेटियों, कहकर ठहाका लगाकर सब हंसने लगी। रागनी बस किचन में ही खो गई। रागनी कभी पास्ता उबालती, कभी दूध फेंटती, कभी शेक बनाती। उसकी साड़ी का पल्लू बार बार कंधे से फिसलता, पर वह पूरी तरह से व्यस्त थी। सुलोचना जी बोली, असल में मेरा मकसद बहू का जन्मदिन मनाना नहीं, अपनी बेटियों को पार्टी देना था। देखो मैंने कर दिखाया ना। शाम होने लगी, सब खा पीकर मस्ती में थे। सुलोचना जी ने अपनी बहू को बुलाया केक काटने के लिए। बस एक बार चाकू लिया और हड़बड़ी में केक काट कर रागनी वापस से किचन में चली गई। बाप रे, पूरे दिन उस बेचारी की एक टांग रसोई में और एक टांग गैस के पास तनी रही, जैसे बहू नहीं घर की मल्टीटास्किंग मशीन हो। कोई पास्ता मांग रहा था, कोई चाय, कोई गरम गरम पूड़ी, और रागनी सबकी फरमाइशें ऐसे पूरी कर रही थी जो खुद खाए न खाए पर सबको खिलाकर ही दम ले। और जन्मदिन का तो पूछो मत, खुद की थाली कब लगी किसने पूछा उसे, बस दूसरों की प्लेटें चकाचक चल रही थी और बहू की हंसी बस किचन की भाप में घुल गई। अरे वाह रागनी भाभी, तुम्हारे हाथों का तो क्या कहना, खाना खाकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी ब्याह में आ गई हूँ। एकदम होटल जैसा। एक थाली से पेट भरेगा नहीं, लगता है आज तो 2 नहीं 4 थाली ठोक कर ही उठूंगी। इतना स्वाद है तुम्हारे हाथों में कि बस उंगलियां चाट के खा रही हूँ। अब समझ आया क्यों भैया तुम्हारे हाथ का खाना खाने के बाद बाहर का खाना खाना ही भूल गए। फिर सब बहनों ने बारी बारी से 100-100 रुपये पकड़ाए। फिर सुलोचना जी ने आंखें मटकाते हुए बहू से कहा, अरे बहू, क्या मेरी बेटियों को ऐसे ही सूखे सूखे भेज देगी? कोई रिटर्न गिफ्ट विफ्ट का तमीज़ नहीं सीखा? चल राघव से 20,000 रुपये निकाल कर ले आ, मैं अपनी लाडलियों की एक शाही शॉपिंग करवा लाऊं। रागनी का चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। मन ही मन सोचने लगी, वारी मेरी किस्मत, जन्मदिन मेरा और मज़ा कोई और लूट कर चला गया। न कोई केक न कोई गिफ्ट, ऊपर से नौकरानी बना दिया गया। और दीदी लोग पार्टी भी झकास किया, गिफ्ट भी बम्पर पाई। खैर खरीदारी का सारा भंडार समेट कर दोनों नंदे ऐसे निकल ली जैसे कोई शेरनी शिकार करके लौटती है। ना शुक्रिया न सलाम, बस अपनी शाही शॉपिंग थामी रानी महारानी की तरह विदा हो गई। पर रागनी की थकावट, वो तो जैसे उसकी हड्डियों तक उतर चुकी थी। साड़ी का पल्लू ढीला हो चुका था, मांग का सिंदूर पसीने में बह चुका था और चेहरा उस पर ना रौनक थी ना रंग। वो चुपचाप कमरे में आई। उसके भीतर का सारा धैर्य सारा संयम फूट पड़ा। रागनी फूट फूट कर रोने लगी। ये था मेरा जन्मदिन, जहाँ सबके लिए मैंने पकाया सजाया मुस्कुराई, पर किसी ने मुझसे नहीं पूछा तुझे क्या चाहिए। जब रात को राघव कमरे में आया तो सीधा रागनी के पास बैठ गया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोला, जानू, अगली बार तुम्हारा जन्मदिन ऐसा मनाऊंगा कि पूरा मोहल्ला देखता रहेगा। इस बार तो बस फैमिली के नाम पर तुम्हारा दिन हाईजेक हो गया। मैं भी ज़रूरी काम से बाहर चला गया था। रागनी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन आंखों में नमी थी। कुछ ही दिनों बाद राघव को कंपनी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 15-20 दिनों के लिए विदेश रवाना होना पड़ा। सूटकेस पैक होते ही जैसे रागनी की दुनिया ही सूनी हो गई। अब तो ससुराल में अकेले ही सारे तूफानों से भिड़ना था। फिर एक दिन तूफान आ ही गया। दुर्भाग्यवश छोटी ननद नीता की सांस बाथरूम से फिसल गई। पैर में ऐसी चोट लगी
कि चलना फिरना भी मुश्किल। अब नीता पर सेवा का पहाड़ टूट पड़ा। किटी पार्टी, शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, सब पर जैसे ताले लग गए। नीता ने गुस्से और झुंझलाहट में अपनी माँ को फ़ोन किया। मम्मी, ये सासू माँ ने तो मेरी पूरी लाइफ का ब्रेक लगा दिया है। सुबह से रात तक सेवा पानी में जान जा रही है। न पार्लर जा पा रही हूँ, न ही अपनी गैंग से मिल पा रही हूँ। आप ही कुछ करो ना मम्मी, वरना मैं तो नर्स बहू बनकर ही रह जाऊंगी। अब आप ही बताओ, आपकी नातिन क्या हवा खाकर बड़ी होगी? थोड़ा पाव भाजी, इडली सांभर और मीठे में गुलाब जामुन बनवा दो ना भाभी से। मैं खुद बनाऊंगी तो सबको खिलाना पड़ेगा। इतनी बड़ी फैमिली है, किचन तो युद्ध भूमि बन जाती है। सुलोचना जी बेटी की ममता में तुरंत पिघल गई। हाँ में हाँ मिलाते हुए, बिल्कुल बेटी, भाभी तो होती ही ऐसे मौक़ों के लिए। अभी कहती हूँ उसे। फिर आवाज़ लगाई, अब देख बहू, मेरी बेटी की सास की सेवा में इतनी खो गई है कि 2 रोटियां बनाना तक भूल गई। यही तो होते हैं हमारे घर के संस्कार। माँ की परवरिश झलक ही जाती है। अब क्या करूँ, एक माँ हूँ, अपनी बेटी को भूखा तो नहीं देख सकती ना। इसीलिए तुम टिफ़िन बना दिया करो, नहीं तो मेरी बच्ची सेवा करते करते खुद बीमार न पड़ जाए। फिर एक नजाकत से मुस्कुराहट कर बोली, वैसे भी बहू, राघव तो घर में है नहीं, तुम्हें काम ही कितना होता है। 2 रोटी ज़्यादा बना दोगी तो क्या घर जाएगा? रागनी का माथा तमतमा गया, पर बोली कुछ नहीं। किचन में जाकर सब्जियां निकालने लगी तो फिर पीठ पीछे तीर चला। अरे बहू, जब नीता के लिए बना ही रही हो तो मेरी बाकी चारों बेटियों के लिए भी बना दो। मैं एक के घर भेजूं और दूसरे के नहीं तो बातें बनेंगी कि माँ बेटियों में फ़र्क करती है। एक ही बार में 5 के लिए बना दो। और हाँ, गुलाब जामुन बनाना मत भूलना। अब रागनी के सब्र का बांध टूट ही गया। किचन में खड़े खड़े उसकी कमर टूट रही थी और सास की फरमाइश से दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। नंदों के घर की टिफ़िन सेवा बहू करे, मीठा भी बहू बनाए, नमकीन भी बहू। बहू भी इंसान है कि चलती फिरती रसोई घर। पर रागनी किससे कहती? मजबूरी ऐसी थी कि आंसू भी तकिए में छुप कर बहते थे। राघव तो परदेश चला गया और मायके की चौखट पर अब उसका कोई नाम लेवा नहीं बचा। माँ बाप तो कब के भगवान को प्यारे हो चुके, और भाई भाभी, हाँ वो तो बस शादी तक अपने थे। अब तो जैसे उनकी ज़िंदगी में रागनी नाम की कोई बहन रही ही नहीं। फिर वो खुद से बड़बड़ाई, क्या आजकल के रिश्ते भी व्हाट्सअप स्टेटस की तरह हो गए हैं? एक क्लिक में डिलीट, और याद भी नहीं रखते। लगातार 10-15 दिन तक टिफ़िन भेज भेज कर रागनी की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। सुबह से शाम तक किचन में खड़े खड़े हालत ऐसी हो गई थी कि अब चूल्हे के सामने खड़ा होना भी सजा लगने लगा। हर एक दिन उसकी रग रग कराह उठती थी। उफ, ये कमर तो अब जवाब देने लगी है। लगता है बहू नहीं, बावर्ची बन गई हूँ किसी खानदान की। उसने धीरे से सासू माँ की ओर देखा, शायद कोई दया की बूंद टपक जाए। पर सुलोचना जी तो अपनी दुनिया में मगन थी। मेरी बेटियां भूखी न रहे, उनका तो ख्याल रखना ही पड़ता है। जब राघव लौटा तो सामने का नज़ारा देख आंखें उसकी चमक उठी। सुलोचना जी बेटे को देखते ही रागनी की कमर में दवाई मल रही थी और बड़े ही प्यार से कह रही थी, बहू अब तू कुछ दिन आराम कर ले, तू कहे तो मैं खुद खाना बना दूंगी। राघव की आंखों में चमक आ गई। माँ तो जैसे देवी है, बहू की इतनी सेवा। पर रागनी का मन अंदर ही अंदर चिल्ला उठा, सेवा, ये सेवा नहीं, ये तो बनावटी सहानुभूति है उस सास की जो सुबह से लेकर शाम तक मुझसे रसोई में घिसाती रहती है। अब जब बेटे का दिल जीतना है तो दवाई लेकर ममता का नकाब पहन लिया। सासू माँ जब कमरे से बाहर चली गई तब रागनी ने धीरे से कहा, राघव, आपकी माँ जो दिखा रही है वो सच्चाई नहीं है। तो राघव ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, रागनी प्लीज़,
माँ इतनी भी बुरी नहीं है, मैंने खुद देखा है कितने प्यार से वो तेरी कमर दबा रही थी। और कौन सी बहू है जो अपने घर में खाना नहीं बनाती। पर मेरी माँ तुम्हारी चिंता भी कर रही है। राघव तो अपनी माँ के खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। रात के सन्नाटे में जब सासू माँ खर्राटे मार रही थी तो रागनी आंखें मूंदे लेटी नहीं थी। वो सोच रही थी, अब अगली बारी मेरी है। बहुत कर लिया दूसरों की चाकरी, अब किसी की नौकरानी बनकर थाली नहीं सजाने वाली। अब जो भी बनाऊंगी अपने लिए बनाऊंगी, जो भी करूंगी अपनी मर्जी से करूंगी। फिर 1 महीने बाद बड़ी ननंद सीता फ़ोन पर थोड़े घुमा फिरा कर बोली, मम्मी हमारे यहाँ सास ससुर की शादी की सालगिरह की पार्टी है, मैं पार्टी दे रही हूँ। सब रिश्तेदार आएंगे तो तुम सब भी समय पर आ जाना। दरअसल सीता अपनी सास को खुश रखकर उनसे उनका वसीयत हथियाना चाहती थी। फ़ोन रखते ही सुलोचना जी ने पल्लू कमर में खोसते हुए कहा, राघव कल तेरी बहन अपनी सास ससुर की शादी की सालगिरह में धमाकेदार पार्टी रख रही है, हमें भी न्योता आया है। राघव बोला, पर माँ कल तो मेरी फ़्लाइट है, ऑफिस का बहुत ज़रूरी ट्रिप है, मैं कैसे जाऊँगा। सुलोचना जी नाक सिकोड़ते हुए, हाँ हाँ, जब भी घर में कोई काम पड़े बेटा उड़नछू बन जाता है। क्या करे बेटा, तू तो बड़ा अफसर है ना, घर की जिम्मेदारी तो अब बहू की ठहरी। फिर रागनी की ओर पलट कर बोली, बहू तू तैयार रहना। कभी देखा है तुमने कोई बहू जो अपने सास ससुर की सालगिरह ऐसे धूमधाम से मनाए? नहीं ना, ये तो मेरे संस्कार हैं बेटा, जो मेरी बेटियों में झलकते हैं। और सुन, ये मेरी खास महंगी साड़ी पहन लेना, तेरे मायके से तो ऐसे मौके लायक कुछ आया नहीं था अब तक। तुझे भी कुछ तो ढंग का पहना कर दिखाऊंगी रिश्तेदारों को। ले पहन लेना ये मेरी सिल्क की साड़ी, आखिर तू मेरी बहू है ना। रागनी थोड़ा चौंकते हुए सोची, मन में सोचती है, माँ जी इतनी मीठी हैं आज, बात कुछ जरूर गड़बड़ लग रहा है। दूसरे दिन दोपहर तक सुलोचना जी बहू रागनी के साथ अपनी सीता बेटी के घर पहुंच गई। सीता परेशान होकर फ़ोन लिए अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। सुलोचना जी ने बौवे चढ़ाकर पूछा, क्या हुआ बेटी, आज इतनी घबराई हुई क्यों घूम रही हो, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। सीता ने लंबी सांस लेकर चेहरे पर नकली चिंता चिपकाई और बोली, माँ आफत टूट पड़ी है, मेरे हलवाई आज नहीं आ रहा है और मेहमानों का रेला तो बस 4-5 घंटे में घर पर आ धमकने वाला है। अब बताइए, क्या मैं अकेले झाड़ू पोछा, झांसी की रसोई और रसोड़े का रण युद्ध एक साथ लड़ूं? सुलोचना जी ने नाक सिकोड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, बस इतनी सी बात। अरे तू तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे पूरी बारात अकेले निपटानी हो। जब मेरी बहू रागनी है फिर काहे की चिंता, रसोई में घुसते ही चमत्कार कर देती है वो। तू फिक्र छोड़, अपनी मेहमान नवाजी की फ़ोटो खिंचवाने की तैयारी कर। कभी देखा है तुमने कोई बहू जो अपने सास ससुर की सालगिरह ऐसे धूमधाम से मनाए? नहीं न बहू। अब ननद की इज्जत और मेरी इज्जत तेरे हाथ में है बहू। सीता गिड़गिड़ाते हुए बोली, भाभी देखो आज कोई गलती मत करना, ननद की इज्जत का सवाल है। समय पर खाना नहीं बना तो मेरी नाक कट जाएगी। और हाँ, ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस ऐसे ही 100-150 लोग ही आ रहे हैं। मैंने सब्जी वब्जी कटवाने के लिए एक हेल्पर रख दी है। हद है, ये पार्टी थी या रसोई की प्रतियोगिता? रागनी घबरा गई थी। वह पार्टी एंजॉय करने आई थी, यहाँ भी किचन में घुसे रहना पड़ेगा जैसे घर की बहू नहीं नंदों की बावर्चिन हो। पर माँ जी इतने लोगों का काम मुझसे अकेले कैसे हो पाएगा। सुलोचना जी जरा तेज आवाज में हुक्म चलाते हुए बोली, सुन, खाना ऐसे बनना चाहिए कि हर मेहमान उंगलियां चाटता रह जाए। लच्छेदार पराठे हों, पालक पनीर में घी की खुशबू उड़े, आलू मटर का ऐसा तड़का हो कि नाक तक पहुँचे,
सेवैयाँ पतली पतली और तेरे हाथ की खीर तो ऐसी होनी चाहिए कि सब तुझे रसोई की रानी कहने लगे। फिर आँख नचाते हुए बोली, और हाँ, मलाई कोफ्ता भूली तो नहीं, वो भी बनाना है, ऐसा कि मेहमान सोचे किसी शादी में आ गए हैं। सुलोचना जी कमर पर हाथ रखकर बोली, अब बहू मुंह मत बना, जा रसोई में, हाथ नहीं बिजली की स्पीड से चल। जैसे ही रागिनी ने रसोई में कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आलू प्याज की बोरियां, मसाले की कतारें देखकर ऐसा लगा जैसे किचन नहीं, जंग का मैदान हो। रागिनी हड़बड़ाते हुए हाथ में चाकू लिया और जैसे ही सब्जी काटने लगी, हड़बड़ी में ऐसा हाथ फिसला कि चाकू उंगली पर लहू बहा गया। दर्द से आंखें भर आई और आंसू छलक पड़े। वह रोते हुए अपनी सासू माँ के पास गई तो सासू माँ अपनी पांचों बेटियों से बातें कर रही थी। देखा बेटा, इसीलिए मैं ऐसी लड़की ब्याह कर लाई हूँ, क्योंकि वह खाना अच्छा बनाती थी, नहीं तो बिन माँ बाप की बच्ची को कौन पूछता है। हाँ माँ, आज तो भाभी को हमने अच्छा उल्लू बनाया। उस दिन भाभी के जन्मदिन में उनके हाथ का खाना खाकर जो मज़ा आया था, वो शादी के कैटरर भी नहीं दे पाते। मैंने जानबूझकर कोई हलवाई बुक नहीं किया था, एक हेल्पर रख दिया सब्जियां वगैरह काटने के लिए, लेकिन असली जादू तो भाभी के हाथों में ही है। वो स्वाद बस उन्हीं की रसोई से निकलता है। मेरे पैसे भी बचेंगे, मम्मी समझ रही हो ना। सुलोचना देवी बोली, अच्छा किया तूने मेहमानों को न्योता दे दिया। तेरी भाभी सबका पेट भी भरेगी और तू तारीफें भी बटोर लेगी। क्या है ना, उसकी किस्मत में तो अब खाना बनाना ही लिखा है, कभी अपने घर के लिए, कभी नंदों की पार्टी के लिए। कहते हुए पांचों बेटियां पेट पकड़ के ऐसे हंस रही थी जैसे घर में कोई कॉमेडी शो लाइव चल रहा हो। यह सुनकर रागिनी की आंखों में पानी भर आया। सास के तानों ने उसकी आत्मा तक को चीर दिया। जितना दर्द उंगली की कटने से नहीं हुआ, उससे कहीं ज़्यादा उनकी बातों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। लेकिन रागिनी ने ओठ भींच कर खुद को संभाला और धीमे स्वर में बोली, माँ जी, उंगली से खून रुक नहीं रहा है। दर्द ऐसा है जैसे नस्तर चला हो। लगता है मैं अब और काम नहीं कर पाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है, आप कोई दूसरा हलवाई बुला लीजिए। सुलोचना जी चौंक गई। उनका चेहरा ऐसा सख्त हो गया जैसे किसी ने राज पर पर्दा उठा दिया हो। मन में सोचती हैं, हाय राम, कहीं बहू ने सब सुन तो नहीं लिया। पर उसने चेहरे पर नाटक की मुस्कान चढ़ा ली और जहर घोलती जुबान से बोली, अरे बहू, इतना ड्रामा मत कर, बस जरा सी उंगली ही तो छीली है, मानो सारा घर उठा लिया हो। इतनी सी बात पर खाना बनाना छोड़ देगी क्या। सुलोचना जी ने आंखें तरेड़ते हुए ताना मारा, मेहमान बस आने ही वाले हैं और तू यहाँ अपनी उंगली की कथा लेकर बैठी है। चल उठ, बहाने छोड़ और कढ़ाई चढ़ा, खाना अपने आप नहीं पकेगा। रागिनी के मन में तूफान मच गया। उसे लगा जैसे उसकी सास के दिल में जरा भी ममता नहीं बची। उंगली से उसके खून बह रहा था, पर सासू माँ को तो जैसे बहू का दर्द दिखाई ही नहीं दे रहा है। वह मन ही मन बुदबुदाई, क्या मैं बहू हूँ या किसी होटल की बाउंसर बावर्ची। खाना बनवाने के नाम पर तो मुझे रसोई में झोंक दिया गया है जैसे कोई मशीन हो। अब नहीं, अब तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। उसकी आंखों में बदले की चिंगारी जल उठी। किचन में वो काम तो कर रही थी, पर हर काट छाट में उसका गुस्सा उबल रहा था। और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन झोल। पालक पनीर की जगह उसने बना दिया करेला पनीर, वो भी ऐसा कड़वा कि खाने वाला पानी ढूंढता रह जाए। सेवैयाँ के बदले उबाल दिए नूडल्स, वो भी बिना मसाले, एकदम फीके, जैसे किसी ने ज़िंदगी से स्वाद खींच लिया हो। खीर में चीनी के बदले झोंक दिया नमक और ऊपर से सजावट में काजू बादाम नहीं, भर दी काली मिर्च। जो खाए उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। पूरा मेन्यू को तहस नहस कर दिया।
अब रागनी के चेहरे पर दर्द नहीं, एक सदी हुई मुस्कान थी, जैसे कह रही हो खाना पसंद आएगा या सजा मिलेगी। और वो सीता दीदी पार्टी की रानी बनी घूम रही हैं, बहनों के साथ सेल्फी ले रही हैं, पर किचन में झांकना तक गवारा नहीं किया। बस एक लाइन, भाभी अच्छा बनाना, इज्जत का सवाल है। और फिर सारी इज्जत मैं तेल छौके में घुलती गई। खुद तो ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आई हैं और मुझे रसोई में भेज दिया। शाम के 6:30 बजे मेहमानों की गाड़ियाँ एक एक करके आनी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी साड़ियों में सजी धजी औरतें, मुंह में पान दबाए मर्द और नखरे दिखाती नंदे सब डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। सबसे पहले केक काटने की रस्म हुई और जैसे ही केक सास ससुर ने काटा, बच्चों से लेकर बड़ों तक की आंखों में मिठास तैर गई। पीछे पीछे कोल्ड ड्रिंक ऐसे परोसा गया जैसे कोई वीआईपी पार्टी हो। हर कोई ग्लास लेकर एक दूसरे से टकरा कर चीयर्स करने लगा। फिर आया धमाकेदार डांस सेशन। बुआ जी के कमर हिलाते ही सबकी हंसी छूट पड़ी। पांचों बहनों ने स्टेज को रनवे समझकर अपनी अदाएं जलवे दिखा दिए। जैसे ही डांस थमा, सबके पेट में भूख की बांसुरी बजने लगी। बुआ जी सबसे आगे निकल आई। बहू ने इतना अच्छा डांस करवाया। सब मेहमान प्लेट लिए ऐसे लाइन में लगे जैसे सेल लगी हो। पहले हम, पहले हम। पर जैसे ही पहला निवाला सबके मुंह में गया, उफ, ये क्या है? एक बुआ जी चिल्लाई, पालक पनीर की जगह अरे ये तो करेले की ग्रेवी है, वो भी ऐसा कड़वा कि जीभ ही सुन्न हो गई। सेवैयाँ कहाँ हैं? ये तो नूडल्स हैं और वो भी बेस्वाद। दूसरी मेहमान ने थाली खिसका दी। सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब एक बच्चे ने खीर खाई और चीख पड़ा, मम्मी खीर में नमक और काली मिर्च है, मेरी जुबान जल रही है। चारों ओर थालियां खिसकने लगी। चेहरों पर सिकन और गुस्सा। सासू माँ का चेहरा बिल्कुल नींबू चाटे जैसा हो गया। बच्चे रोने लगे, बड़ों ने सिर पकड़ लिया और बुआ जी चिल्लाई, अरे ये सालगिरह का खाना है या कोई डरावना अनुभव? सुलोचना जी हड़बड़ाकर बोली, अरे ये क्या हो गया रागनी, तूने ऐसा खाना क्यों बनाया? सीता की आंखों में गुस्से की चिंगारियां धधकने लगी। जैसे ही मेहमानों ने खाना मुंह से निकाला, वो झन्नाटे से मुड़ी और रागनी को घूरते हुए चीखी, तुमने ये क्या बना दिया? जरा भी शर्म नहीं आई? सबके सामने जानबूझकर हमारी नाक कटवा दी। रागनी ने भी सिर झुकाने के बजाय आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, शर्म तो तब आनी चाहिए थी जब आपने अपनी ही भाभी को नौकरानी समझ लिया। मैं बहू बनकर आई थी, जमीन नहीं कि सब पाँव पोंछते जाएं। आप किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी मुझसे खाना बनवाने की, फरमाइश करने की। इतने में मेहमानों के कान खड़े हो गए। किसी ने कान में फुसफुसाया, अरे ये तो सीता की भाभी है क्या? और ये लोग इसे नौकरों की तरह काम करवा रहे थे। देखते ही देखते पूरा माहौल पलट गया। जो लोग पहले खाना फेंक रहे थे अब सीता को घूरने लगे। शर्म करो सीता, अपनी ही भाभी से बावर्ची वाला काम करवाया, खुद पार्टी में एंजॉय कर रही हो, कौन से जमाने में जी रही हो? सीता की जुबान तालू से चिपक गई और तभी घर में एंट्री हुई राघव की। तेज चाल, आग उगलती हुई आंखें। राघव गुस्ती आवाज में बोला, माँ, दीदी, मैं सब सुन चुका हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गया, आपने मेरी बीवी की जिंदगी को नरक बना दिया, मेरे घर की इज्जत को नौकरानी बना दिया। आज सबके सामने रागनी को शर्मिंदा किया गया। पूरा हॉल सन। सास और सीता एकदम पत्थर की मूरत बन गई। राघव आगे बोला, मेरी बीबी घर की बहू है, कोई जूठन उठाने वाली नहीं। रागनी ने मुझ पर भरोसा किया और तुम लोगों पर तरस खाकर चुप रही कि घर में क्लेश न हो। आप लोगों ने पार्टी में उसे नौकरानी बना दिया। तुम पांचों बहनों के घर मेरी बीबी ने टिफिन सर्विस दी। रागनी तो कब से कह रही थी माँ घर में मुझे काम वाली बनाकर रख दी है, पर मैं ही उस पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि अपनी माँ पर अंधा विश्वास जो करता था। शुक्र है आज फ्लाइट मेरी कैंसिल हो गई।
आज अपनी आंखों से सारा तमाशा देख लिया। अब सुन लो, अगर यही तमाशा चलता रहा तो मैं इस घर से अपनी बीवी को लेकर चला जाऊंगा। फिर संभालते रहना माँ, अपनी पांचों बेटियों को और उनके किचन में चाय नाश्ता बनाकर उन्हें खिलाते रहना। पूरा घर सन्न। सुलोचना की आंखों से लाज उतर गई थी। सीता के ओठ सूख गए थे, पर रागिनी, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, बस चमक थी। आज उसका सिर झुका नहीं था, बल्कि और ऊंचा हो गया था, क्योंकि उसका पति उसके लिए खड़ा था। मेहमानों ने भी ताली बजा दी। किसी ने फुसफुसा कर कहा, ऐसी बहू 100 में एक होती है, और ऐसा पति तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सुलोचना जी और सीता अब सफ़ेद हो चुके चेहरों के साथ रागिनी के पास आईं और पहली बार उनके ओर ताने के लिए नहीं, माफ़ी मांगने के लिए खुले। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। रागिनी ने तंज कसते हुए कहा, माँ जी, यही आपके संस्कार है, बहुओं को नौकरानी बनाना। गलती सभी से होती है माँ जी, पर जब बहू को रोटी सेकने की मशीन समझा जाता है तो वो भी एक दिन चूल्हे की आग बनकर झुलसा देती है। आज रागिनी ने साबित कर दिया था, वो सिर्फ रसोई की रानी नहीं, बल्कि घर की असली शेरनी है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट में करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।